हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरीके से आप उन इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूंगी जावास्क्रिप्ट के। बेसिकली वो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और आपके इंटरव्यू के 90% क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि आपसे किसी और टॉपिक के बारे में पूछ लिया जाए जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में। अच्छा, अब वो जो बात हम कर रहे हैं किसी और टॉपिक की, उन टॉपिक में क्या चीज़ें आती हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा पूछ लिया जाए जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो और आप उसको फ़ौरन आंसर कर सकते हो। मैंने जो आज टॉपिक लिस्ट डाउन किए हैं उनमें मैंने वो बेसिक चीज़ें इतनी नहीं रखी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो वो तो आपको पहले से ही उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, आपको उन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होगा। तो वो मैंने बहुत ही जो है माइनर सी जो टॉपिक्स थे वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। सेकेंडली ये हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाए जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना ही ना हो। कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनका नेम ही आप पहली बार सुन रहे हो, तो इसकी भी हमारे पास जो है वो चांसेस हैं। तो उन क्वेश्चंस से भी आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उससे आपने क्या करना है, उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, वो भी मैं आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप्स की। जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं और ये दोनों स्टेप्स हमारे पास मैंडेटरी है। अगर हमने इसमें से एक भी स्टेप को फॉलो नहीं किया तो हम इंटरव्यू के लिए खुद को सही से प्रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे। पहला स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन खुद से करें, और दूसरा स्टेप हमारे पास ये होता है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन इंटरव्यू दे के ही करें। अब इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से कि मैंने आपसे कुछ टॉपिक्स शेयर किए और मैंने कहा कि यार जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक्स इनफ हैं, आप इससे तैयारी कर लें। और आपने उन टॉपिक्स को लिस्ट डाउन किया अपने पास और आपने उनकी प्रिपरेशन शुरू कर दी और आपने खुद को प्रिपेयर कर लिया। लेकिन आप उस वक्त ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपकी जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आपने सेकंड स्टेप उठाना है। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करना है और इंटरव्यूज़ देने हैं। जब आप इंटरव्यूज़ देंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो टॉपिक्स लिखे हुए थे उससे हट के भी आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएँ। कुछ अगर बहुत ही बेसिक चीज़ें होंगी जिनका आपने आंसर कर दिया तो उसकी तो खैर है, बट अगर कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं था, आपने कहा यार ये कौन सा टॉपिक है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो वो जो टॉपिक्स जो आपको जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, उन टॉपिक्स को आपने ऐड करना है अपनी लिस्ट में। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जैसे जैसे ही आपका इंटरव्यू एंड हुआ, आप वापस पढ़ने बैठे, आपने उन टॉपिक्स को भी पढ़ा जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आपके प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि आपने कुछ न्यू टॉपिक्स को भी पढ़ लिया। सिमिलरली आप जब नेक्स्ट इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है उसमें कुछ न्यू पूछा जाए, तो आप इसी तरीके से वो न्यू चीज़ें भी उस लिस्ट में ऐड करेंगे और उनकी भी प्रिपरेशन आप कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप 5 से 6 इंटरव्यूज़ भी दे देते हैं तो उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे बचेंगे ही नहीं कि आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़े। तो फिर उसके बाद आप ईज़िली जो भी अपना इंटरव्यू है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि आप उन कंपनीज़ में भी जाकर इंटरव्यूज़ दें जहाँ पे आपने जॉब नहीं भी करनी है, ताकि आप एटलीस्ट अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। और फिर जब आप उन कंपनीज़ में इंटरव्यू दें जहाँ आपने वाकई जॉब करनी है, तो आपका वो इंटरव्यू ईजिली क्लियर हो जाए। ओके, सो बिफोर टेलिंग यू गाइज अबाउट द टॉपिक्स, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की आज की हमारी लास्ट वीडियो है। कॉल बैक कोडिंग के चैनल पे आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स फॉर बिगनर्स, और इस प्लेलिस्ट में आपको हार्डली 30 to 31 वीडियोस ही मिलेंगी। अब अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करें जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को, तो आप देखेंगे कि उन प्लेलिस्ट में 100+ वीडियोस होती हैं, या अगर हम बहुत मिनिमम भी कर दें तो वो 50 तो होती ही होती हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आप सोचेंगे यार इसमें सिर्फ 30 वीडियोस हैं। नाउ द रीज़न इज़ कि मैंने इसको जान के बहुत प्रिसाइज रखा है। आप कभी भी कोई भी चीज़ को पूरा नहीं सीख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ और मुझे जावास्क्रिप्ट पूरी आती है, तो मैं वहाँ पे रॉन्ग होंगी, भले मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हो या 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो।
लेकिन ये मेरी स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं हुई। द रीज़न इज़ कि हमारे पास डेली कोई न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही होती है, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो कभी भी लर्निंग तो हमारी कंप्लीट होती ही नहीं है। नाउ अगर मैं खुद को जावास्क्रिप्ट डेवलपर कहलाना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के वो पता होने चाहिए, तो मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मैं एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ। अब अगर आप एक ऐसी प्लेलिस्ट को देखें जिसमें आपके पास सिर्फ 25 टू 30 वीडियोस हैं, या फिर आप एक ऐसी प्लेलिस्ट को देखें जिसमें आपके पास 100+ वीडियोस हैं, दोनों सिचुएशन में आप कभी भी ये तो क्लेम नहीं कर सकते कि आपको सारी चीज़ें आती हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो फिर हम क्यों अपना इतना टाइम लगाएं उन प्लेलिस्ट पे जिसमें हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। बेसिकली मेरा पर्पस यहाँ पे ये था कि मैं आप लोगों को इस प्लेलिस्ट के थ्रू इतना केपेबल कर दूँ कि जब आप कोई और न्यू कॉन्सेप्ट देखें जावास्क्रिप्ट का, तो वो आप कोड देखते ही या उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते ही समझ जाएं। अगर मैं आप लोगों के सामने इस लेवल पे आके कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स रखती हूँ जावास्क्रिप्ट के जो मैंने इस प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको उसका कोड दिखा रही हूँ या मैं आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा रही हूँ, तो मुझे पता है गाइस कि आप उन चीज़ों को फ़ौरन पिक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप लोगों को इतना केपेबल कर दिया है, आप लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब आप लोग कुछ भी न्यू कॉन्सेप्ट्स को देखते ही समझ सकते हैं। हमेशा ये नहीं होता गाइस कि आप हर टॉपिक के लिए बैठ के पूरी पूरी वीडियोस देखें, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस प्लेलिस्ट में हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों की बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है, या आप लोगों के आगे जाके बहुत काम आने वाला है। स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इसमें से कोई ऐसा टॉपिक मिस किया है जो मुझे इस प्लेलिस्ट में लास्ट में ऐड करना चाहिए था, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, मैं वो वीडियोस बाद में भी ऐड कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैंने आप लोगों को इस प्लेलिस्ट के बाद इतना कैपेबल कर दिया है कि अब आप लोग ऑन योर ओन काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब आप लोग इस पोजीशन पे हैं कि आपको अगर कोई न्यू टॉपिक पढ़ना है, देखना है, तो उसके लिए आप पूरी वीडियोस प्ले नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलेंगे और आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। बेसिकली देयर आर 10 टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इन 10 टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो फिर आप इतने केपेबल हो जाएंगे कि आप इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट की इसी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि मैंने 2 वीडियोस ऐसी ऐड की हैं जिसमें मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं आप लोगों से। इन वीडियोस की खास बात यह है कि मैंने सिर्फ आप लोगों को ये नहीं बताया कि अगर मेरे पास किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसका कोड हम कैसे लिखेंगे, किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, किसी की पावर कैलकुलेट करनी है, या कोई पैटर्न प्रिंट करना है, तो उसका कोड कैसे लिखते हैं, मैंने आपको ये नहीं बताया है। मैंने आपको ये बताया है कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने कैसे सोचना है, किस तरीके से आपको अपनी लॉजिक बिल्ड करनी है। उसके बाद मैंने आपको इन द एंड ये बताया है कि आप उसको कैसे कोडिंग में लेके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपको प्रॉब्लम्स के कोड्स बता दूं, क्योंकि कोड्स तो आपको नेट से भी मिल सकते हैं, सिंटैक्स तो आपको इंटरनेट से भी मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड बिलीव मी गाइज, इन 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को इतनी टिप्स दी हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। फिर आपके पास लैंग्वेज कोई सी भी हो, वो जावास्क्रिप्ट हो, पाइथन हो या सी हो, आप उन स्किल्स को यूज़ करते हुए कोई भी प्रॉब्लम को किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने टॉपिक्स पे वापस आते हैं और इसको जल्दी जल्दी थॉरोली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेसिक इन्फो। अच्छा, बेसिक इन्फो मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया, जावास्क्रिप्ट कब इंट्रोड्यूस हुई, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक इन्फो इसलिए होना ज़रूरी है। वैसे मोस्टली ये इंटरव्यूज़ में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होकर जाते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, तो आपसे बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कर लिया जाता है और जिसमें आप स्टक हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर कोई लैंग्वेज सीख ही रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो आपको उसकी इन्फो होनी चाहिए। हो सकता है आपसे सिर्फ यही पूछ लिया जाए कि आप जावास्क्रिप्ट को डिफाइन करें, वो आपसे कोई टॉपिक ना पूछें। तो ये वाली चीज़ें तो हमें वैसे भी पता होनी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले। तो इसके लिए हमारे पास इसी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, जिसमें मैंने बहुत ही प्रिसाइज करके जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आप इंटरव्यू में बता सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इस रीज़न की वजह से इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो बेसिकली वेरिएबल्स के टॉपिक से हमारे पास बस हार्डली एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है लेट वार एंड कॉन्स रिलेटेड,
कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हम कब लेट यूज़ करें, कब वार और कब कॉन्स्ट। तो इस पे भी हमारे पास जो है वो वीडियो मौजूद है। मैं ये सारी वीडियोज़ के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी ताकि आप लोग उसको ईज़िली एक्सेस कर सकें। ओके, देन वी हैव डेटा टाइप्स। बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब ये क्या होता है, प्रिमिटिव हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स होती हैं जो यू कैन से कि किसी भी लैंग्वेज की अपनी डेटा टाइप्स होती हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमारे पास इसमें 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, देन वी हैव नल एंड अनडिफाइंड। और अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो ये कुछ ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप से कंबाइन होकर बनती हैं, उनके रेफरेंसेस के थ्रू बनती हैं एंड सो ऑन। इसमें हमारे पास वो डेटा टाइप्स आ जाती हैं लाइक एरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन। अच्छा, क्योंकि अगर बात हुई है नल एंड अनडिफाइंड की तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कभी कभी हमसे इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है कि नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इसमें बेसिक सा डिफरेंस ये है कि नल डेटा टाइप ये होती है कि मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू खुद ही जान के नल कर दी कि मुझे उसमें कोई अभी वैल्यू नहीं रखनी है। जब हमें ज़ीरो रखना होता है लेट से, तो हम उसको नल कर देते हैं। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब ये है कि मैंने उस वेरिएबल को कोई वैल्यू दी ही नहीं है, तो वो हमारे पास अनडिफाइंड है। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्कोप्स एंड क्लोजर्स की। स्कोप्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने उसमें लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स पे बात की थी, तो वही हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्कोप्स होते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है क्लोजर्स। क्लोजर्स के बारे में आज हम बात करते हैं कि क्लोजर्स क्या होते हैं। एक काम हम ये करते हैं कि हम वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लोजर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोजर्स, और क्लोजर्स की हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे बनाया एक फंक्शन और इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया आउटर, और इसके ही अंदर मैंने बनाया एक और फंक्शन और उस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया इनर। अब मैं एक काम भी करती हूँ कि इस आउटर फंक्शन में एक वेरिएबल बना लेती हूँ ए, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी लेट्स से 2, और इस इनर फंक्शन में भी मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसकी वैल्यू मैंने दे दी लेट्स से 3। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने इस इनर फंक्शन के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी console.log, और मैंने यहाँ पे कर दिया a प्लस बी। नाउ यू कैन सी कि मैंने इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। अब जो a वेरिएबल जो है वो आउटर फंक्शन का वेरिएबल है, लेकिन मैंने उसको इनर फंक्शन के अंदर यूज़ किया है। हमने पढ़ा था कि वार जो है वो फंक्शनल स्कोप होता है। जिस फंक्शन के अंदर मैंने वार लिख के वेरिएबल डिक्लेयर किया वो वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन का वेरिएबल बन जाता है, वो कहीं और यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको यूज़ करने की कोशिश की है। एक काम भी करते हैं कि आउटर फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करते हैं, साथ साथ हम आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया 5। तो इसने यहाँ पे जो है वो कोई एरर थ्रो नहीं किया, ए को इसने कंसिडर कर लिया। बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्लोजर का कि हमारे पास जो इनर फंक्शन होता है उसके पास 3 एक्सेस होते हैं। पहला एक्सेस होता है उसके पास उसके अपने वेरिएबल्स का, दूसरा एक्सेस होता है उसके पास ग्लोबल वेरिएबल्स का। कोई ऐसा वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, और इन दोनों फंक्शंस के पास उसका एक्सेस होगा। और तीसरा एक्सेस होता है इनर फंक्शन के पास उसके आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स का, जो कि यहाँ पे ए है। तो ये हमारे पास क्लोजर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, दैट इज कंडीशंस एंड लूप्स। और कंडीशंस एंड लूप्स के बारे में वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकल इतने क्वेश्चंस नहीं किए जाते हैं, लेकिन इन से रिलेटेड हमें कोडिंग करने को दी जा सकती है कि आपको कोई प्रॉब्लम देती है और आपसे कहा कि आप इसको सॉल्व करके दिखाएं, तो उन सिचुएशंस में आपको ये यूज़ करना होता है। और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वाली दोनों वीडियोस देखनी है, और बिलीव में गाइस वो इनफ है आपके लिए। आपकी लॉजिक बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद कि आप जैसा भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए आपको पता होगा कि आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट दोनों की वीडियोस जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी लूप्स के बारे में भी आपको वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगी। फॉर लूप, वाइल लूप में बहुत डिटेल वीडियोस हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, यू गाइस कैन वॉच। देन वी हैव फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ लिया जाता है कि यार एरो फंक्शन और सिंपल फंक्शन में डिफरेंस बता दो, तो हमने एरो फंक्शंस पे भी वीडियो मौजूद है। आप एरो फंक्शंस की वीडियो देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल फंक्शंस में और एरो फंक्शंस में। देन वी हैव फंक्शन ऑफ एरेज। अच्छा, फंक्शंस ऑफ एरेज में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। हमने 2 वीडियोस इस पे बनाई हैं। पहली वीडियो में जिसमें हमने बात की थी पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्लाइस या स्प्लाइस की, और सेकंड वीडियो जिसमें हमने बात की थी मैप, फाइंड, फिल्टर, फॉर ईच और इन फंक्शंस की।
तो इन छोटे-छोटे फंक्शंस के बारे में सबको नॉलेज होनी चाहिए। आपसे किसी भी एक फंक्शन का नाम लेके भी पूछा जा सकता है कि आप बताएँ कि मैप फंक्शन क्या करता है या पुश फंक्शन क्या काम परफॉर्म करता है, तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। देन वी हैव कॉल बैक फंक्शंस एंड दिस कीवर्ड। तो कॉल बैक फंक्शंस और दिस कीवर्ड को हम डिस्कस करते हैं, काम ही करते हैं, वीएस कोड ओपन करते हैं। बेसिकली कॉल बैक फंक्शंस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में किसी दूसरे फंक्शन को पास करते हैं तो वो आपके पास कहलाता है कॉल बैक फंक्शन। अब इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैं रख रही हूँ ए और मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया console.log और मैंने यहाँ पे कर दिया ए, राइट। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम मैंने रख दिया बी और बी में मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट पास हुआ होगा जो कि मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और उसी को मैंने यहाँ पे कंसोल करवा दिया। अब मैं क्या करूँगी, मैं बी फंक्शन को कॉल करूँगी और बी फंक्शन को कॉल करते हुए मैं उसमें ए फंक्शन को पास कर दूँगी। बेसिकली इससे होगा क्या कि ए का जो फंक्शन है वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ से पास हो जाएगी। तो मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे कंसोल की जगह इसको रिटर्न करवा देती हूँ। अच्छा, हम एक काम और ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं। लेट्स से मैंने x, y ले लिया, तो मैंने कहा कि एक में 2 पास किया और एक में मैंने a पास किया है और इन दोनों को मैंने कंसोल कर लिया। बेसिकली मैं इसको एक बार और फिर से समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया a और उसमें मैंने रिटर्न करवा दिया स्ट्रिंग a। फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया b, उसमें मैंने x और y को कंसोल करवाया। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉल किया है b को और b में x के लिए मैंने वैल्यू पास की है 2 और y के लिए मैंने यहाँ पे पास किया है एक और फंक्शन। मैंने इसके आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन पास किया है, तो बेसिकली ये मेरा कॉल बैक फंक्शन हो गया। और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 2 इस तरीके से शो हो रहा है और साथ में मेरा फंक्शन शो हो रहा है। हम ये कर सकते हैं कि जब यहाँ पे मेरा फंक्शन पास हो गया है y में, तो यहाँ पे मैं अब अपने फंक्शन को कॉल कर लूँ डायरेक्ट। मुझे यहाँ पे सिर्फ y लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे a भी जो है वो कंसोल होके आ गया। तो बेसिकली ये हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि है दिस। ओके, सो दिस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया और मैंने इसकी वैल्यू रख दी लेट्स से 88 और इसी के अंदर मैंने एक और वेरिएबल बना लिया सेम नेम का और उसकी वैल्यू मैंने रख दी लेट्स से 99। अब क्या करूँगी, मैं जब k को यहाँ पे कंसोल करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे 99 कंसोल हो गया, वो वेरिएबल जो इस फंक्शन का अपना वेरिएबल था। लेकिन लेट्स से कि मुझे ये वाला k एक्सेस नहीं करना है, मुझे ये आउटर वाला जो k है जो ग्लोबल है मेरे पास उसको एक्सेस करना है। तो सिंपली आई कैन डू दिस, मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट के और अब यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 88। तो ये तो एक बेसिक सा पर्पस था दिस का। इसके अलावा भी और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है, दिस ऑब्जेक्ट्स वगैरह में भी यूज़ होता है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट। तो प्रोमिसेस और एसिंक अवेट पे हमने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी और उसमें हमने इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपसे इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाएगा, तो इसकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वन मोर थिंग कि मैं यहाँ पे आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ बार बार कि आप वीडियोस देख के इसको समझें, क्योंकि मैं ये भी कर सकती थी कि मैं इस वीडियो में आपको ऊपर ऊपर से ये चीज़ें समझा देती और मैं कहती कि आपकी प्रिपरेशन हो गई इंटरव्यू की। बट द थिंग इज़ कि आप अगर समझ भी लेते तो आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्लियर नहीं होते जितने वो वीडियोस देखने के बाद होंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं डॉम की। तो डॉम पे भी जो वीडियो है वो अवेलेबल है इसी चैनल पे। डॉम पे हमने 2 वीडियोस बनाई है। एक वीडियो में मैंने डॉम का इंट्रोडक्शन दिया, समझाया कि डॉम होता है क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने उसके कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं कि आप HTML के एलिमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो वो दोनों वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉम के लिए। दैन वी हैव स्टोरेज का टॉपिक। स्टोरेज के इस टॉपिक के लिए आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखनी है, दैट इज़ कुकीज़, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। आपको कॉल बैक कोडिंग की इसी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। सबसे पहले मैंने कुकीज़ और लोकल सेशन स्टोरेज के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है कि ये क्या होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, इनकी क्या ज़रूरत हमें पड़ी जो हमने इन्हें यूज़ किया। फिर मैंने आपको ये बताया है कि जावास्क्रिप्ट में हम ये काम जो है वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 7th टॉपिक की, दैट इज़ इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर। इवेंट्स और इवेंट्स हैंडलर पे भी हमारी एक वीडियो मौजूद है इसी चैनल पे जिसमें मैंने इवेंट्स को डिस्कस किया है, इवन कि हमने कोडिंग करके सीखा भी है कि इवेंट्स हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हमने मल्टीपल इवेंट्स के बारे में बात की है। तो इसमें अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप कोई भी 5 इवेंट्स बताएं जावास्क्रिप्ट के। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो
आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन वी हैव सम ES6 फीचर्स। ECMAScript जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसमें हमारे पास कुछ फीचर्स आए। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, बिलीव मी गाइस, ये बहुत छोटे छोटे से फीचर्स हैं। इनकी वीडियोस भी इस चैनल पे मौजूद हैं। डिस्ट्रक्चरिंग, टेम्पलेट लिटरल्स, होस्टिंग, स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही क्विकली आप लोगों को समझाया है कोडिंग के थ्रू। तो आप लोग बस एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में। अच्छा, अब हम बात करते हैं इवेंट लूप और बेबल की। कि बेबल के बारे में थोड़ा सा बेसिक से मैं आपको आइडिया ही दे दूं कि बेबल बेसिकली हमारे पास एक ट्रांसपाइलर है जो जावा स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करता है। बेसिकली होता ही है कि एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी सारे ब्राउजर्स लेट से सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो बेबल जो है वो उसको ट्रांसपाइल करता है जावा स्क्रिप्ट के ओल्ड कॉन्सेप्ट्स में, और फिर हमारा ब्राउज़र जो है वो उसको रीड करता है। तो एक ये बेसिक सा आपको जो है वो एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए बेबल के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप ऑब्वियसली आप उसको नेट पर सर्च करके थॉरोली जो है वो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इवेंट लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे इंटरव्यूज़ में लाजमी पूछा जाता है। ये इवेंट लूप है क्या? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करने में हेल्प करता है, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यू कैन सी के अंडर द हुड जो काम हो रहा होता है, जो पीछे जो बैकएंड पे एक काम हो रहा होता है जावास्क्रिप्ट में पीछे काम कैसे हो रहा है, ये उससे रिलेटेड है। ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ इस वेबसाइट के थ्रू। अच्छा, ये हमारे पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ है कॉल स्टैक, देन वी हैव वेब एपीआईज, देन वी हैव कॉल बैक क्यू। और ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है दिस इज़ इवेंट। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई कोड रन होता है तो हमारे कोड में कुछ एपीआईज होती हैं। सबसे पहले तो एपीआईज़ क्या होती हैं, अगर आपको आइडिया है तो आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे, लेकिन वो लोग जिन्हें आइडिया नहीं है एपीआईज़ का, तो फ़िलहाल के लिए आप ये समझ लें कि आपके पास कोई भी आपको कोई डेटा चाहिए तो आपने एपीआई से रिक्वेस्ट की और उसने वो डेटा कहीं से भी ला के आपको दे दिया। अब इस प्रोसेस में जो है वो कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता आपने रिक्वेस्ट की और फ़ौरन आपके पास डेटा आ गया। तो आपने ये माइंड में रखना है कि एपीआईज़ की रिस्पॉन्स को आने में थोड़ा टाइम लगता है। कुछ हमारे पास जो है वो बिल्ट इन एपीआईज़ भी होती हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे सेट टाइम आउट का फंक्शन है एज़ यू कैन सी, तो इसके पीछे भी एक एपीआई ही हिट हो रही है, ये जो भी पर्पस, ये जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली मैं इस कोड में आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि होगा क्या कि जब भी कोई लाइन एग्जीक्यूट होती है तो वो कॉल स्टैक में होती है। जो जो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। फिर वो चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेंगी वो हमारे पास वेब एपीआईज़ में आ जाएगी। फिर वो टाइमर चलेगा, जैसे ही वो टाइम कंप्लीट होगा तो ये डायरेक्ट मेरे पास कॉल स्टैक में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे होते हैं। तो फिर वो क्या करता है, वो इसको यहाँ पे भेज देता है कॉल बैक क्यू में, और वो वाला टास्क यहाँ आ जाता है क्योंकि अब उसने एग्जीक्यूट होना है। और इवेंट लूप क्या करता है, कॉल बैक क्यू से उसको निकाल के वापस कॉल स्टैक में भेज देता है। अगर मैं इस कोड के बारे में बात करूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जब मैं इसको रन करूँगी तो आप देखेंगे कि ये लाइन यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगी। उसके बाद जब वो यहाँ पे आएगा कर्सर, तो वो ये देखेगा कि यहाँ पे तो टाइमर लगा है 5 सेकंड का, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है तो ये इसको उठा के यहाँ पे भेज देगा। और क्या होगा कि फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये वाली लाइन यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगी। इसका टाइमर जब तक यहाँ पे चल रहा होगा, जैसे ही इसका टाइमर कंप्लीट होगा वो इसको अब यहाँ डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो उसको कॉल बैक क्यू में भेजेगा, और फिर कॉल बैक क्यू से वो कॉल स्टैक में आएगा, और फिर ये वाली लाइन जो है वो कॉन्सोल शो हो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको रन करते हैं तो आपने देखा पहले कॉन्सोल आया और जैसे ही ये आया तो ये यहाँ पे चला गया। टाइमर चल ही रहा था कि ये वाला कॉन्सोल भी शो हो गया। टाइमर कंप्लीट हुआ, यहाँ आके ये वापस यहाँ गया और ये वाला कॉन्सोल जो है वो इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है इवेंट लूप का, कि अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट इस तरीके से काम कर रही होती है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के बारे में बात की जाए तो एरर को हैंडल करने के हमारे पास दो वेज होते हैं। एक तो हम डॉट देन और डॉट कैच के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। जब आप एसिंक कमिट और प्रॉमिसेस वाली वीडियो देखेंगे तो आपके डॉट देन और डॉट कैच के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास होता है ट्राई एंड कैच ब्लॉक।
वो मैं आपको समझाती हूँ वीएस कोड पे चल के। ओके, सो हम एक काम भी करते हैं कि हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाते हैं और उस फ़ंक्शन का नाम मैंने रख दिया ABC और मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया A को। और इस फ़ंक्शन को मैं एक काम ही करती हूँ कि यहाँ पे कॉल भी कर लेती हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये A क्या है? तो A यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, बस मैंने इसको कंसोल करवाया है। जब हमने ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि हमें एक एरर थ्रो करेगा। अब एरर का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसने आपकी वेबसाइट को जो है वो क्रैश कर दिया है, आपकी वर्किंग को स्टॉप कर दिया है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया आपके लिए। तो हमें एरर्स को भी हैंडल करना पड़ता है कि यार ठीक है, अगर कोई मसला आता भी है तो वो बाकी चीज़ों को अफेक्ट ना करे। ऐसा ना हो कि एक छोटा सा मसला आया और पूरी वेबसाइट मेरी बंद हो गई। एटलीस्ट ये वाली सिचुएशन ना हो, तो हम एरर हैंडल करते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि मैं क्या करूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई और मैंने इसको इसके अंदर रख दिया। अब क्योंकि हमने ट्राई लिखा है तो हमें इसके साथ एक कैच भी देना है लाजमी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैच और मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर का एक वेरिएबल। ज़रूरी नहीं है कि ERR करके ही हो, आप एरर भी पूरा लिख सकते हैं या आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दे सकते हैं। और मैंने इसी को यहाँ पे कंसोल कर दिया। तो अब मैंने काम वही किया लेकिन ट्राई के ब्लॉक में रख के किया कि ये ट्राई करो पहले, अगर ये ना हो तो फिर आप कैच चलाओ और वो एरर मुझे बता दो जो एरर आ रहा है। नाउ यू कैन सी कि अब मेरा एरर गायब हो गया और इसने मुझे शो कर दिया कंसोल पे कि भाई ये एरर आ रहा था। अब मेरी वेबसाइट क्रैश नहीं हुई है, बस उसने मुझे एरर शो किया है। तो बेसिकली जो एरर मुझे आ रहा था वो मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया और उसको कंसोल कर लिया। हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा एरर अगर हमें नहीं देखना है तो मैंने एरर डॉट मैसेज कर दिया, तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज शो करेगा कि आपके पास ये एरर आ रहा है, ताकि हम उसको ईजिली रिजॉल्व कर सकें और मेरी वेबसाइट भी क्रैश ना हो। तो ये हमारे पास होती है एरर हैंडलिंग। ओके, तो हमने जावास्क्रिप्ट के सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है। मैं सारे टॉपिक्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट को ही एक्सेस कर लें तो आपको काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपने लाज़मी सॉल्व करनी है। इसके अलावा आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो जिसमें मैं इंटरव्यू के टिप्स आप लोगों को दूँ। सिर्फ ये नहीं कि आपको जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है, बल्कि एक जनरल वीडियो हो जिसमें आप लोगों को ये बताया जाए कि इंटरव्यू देते हुए आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, जिसमें हम दूसरे एट्रीब्यूट्स पे भी बात करें कि लाइक आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे उस वक्त बिल्ड कर सकते हैं, आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करना है एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों पे भी हम एक वीडियो जल्द बनाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए आपने ये करना है कि आपने जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है या आप इस वीडियो के थ्रू जो है वो कामयाब हो जाते हैं किसी इंटरव्यू को क्लियर करने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी ये बात बताएं और दूसरों को भी सजेस्ट करें कि फिर वो भी इससे हेल्प ले सकें। ऑल्सो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, मैंने इन टॉपिक्स में ऐड नहीं किया है लेकिन वो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, तो आप मुझे वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि लोग वहाँ से देख के भी हेल्प ले सकें। और अगर कोई ऐसी वीडियो आपको लगती है जो उस प्लेलिस्ट में मैंने नहीं डाली है और आप चाहते हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों को उसको अच्छे से अच्छी एग्जांपल्स के साथ, इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊं, तो आप लोग वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे लिए न्यू वीडियो बना के ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब जब आप लोग ये चाहते हैं। वरना मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल प्रिसाइज रखूँ और वो भी सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, वरना मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं वीडियोस बना सकती हूँ और उसमें मेरा ही फ़ायदा है कि मैं इसमें हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जो हैं वो इंक्लूड कर दूँ इस प्लेलिस्ट में। लेकिन मैंने सबसे पहले आप लोगों का सोचा है और मैंने इसको बहुत ही प्रिसाइज रखा है। But still, if you guys want me to make other videos on JavaScript, so you guys are free to tell me. You guys can comment, you guys can even message me on Instagram or Facebook, you guys can mail me, you guys can do anything. I'll make sure कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को कंसिडर करूँ। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.